हिंदुस्तान की राजनीति में अगर इससे बड़ा लाबरा कोई नेता हो तो जरा नाम बतलाइए। एक परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी देने का मतलब, आप पत्रकार हैं, 3.5 करोड़ लोगों को एक ही साल में नौकरी देने की बात है। क्या बिहार की औकात है? एक मिनट सुनो, सबसे कमजोर स्थिति में ढाका विधानसभा क्षेत्र में अगर कोई उम्मीदवार है तो उसी का नाम है भारतीय जनता पार्टी का पवन जायसवाल। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधी है पूरे बिहार में। नहीं, इन दोनों लोगों ने पिछले विगत सालों से लोगों को भ्रमित कर रखा है। वही तो मैं कह रहा था, धर्म के नाम पे भ्रमित कर रखा है। डिफरेंट तरह की समीकरण बनी है। वही मैं कहता रहा हूँ, धार्मिक धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, अगली पिछली के नाम पे ये लोग वोट की राजनीति करते हैं। लेकिन लोग को मैं यही आह्वान कर रहा हूँ कि आप ऊपर उठिए, इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए। एक मात्र यही मुद्दा है, विकास और भ्रष्टाचार, ये 2 काम होगा। जनता की सरकार बनेगी। जनता के बीच अब कोई भी फैसला एसी रूम में बैठ के नहीं लिया जाएगा। घर से पहले हमारे नामों की घोषणा हुई है। इन संदर्भ में सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे जन सुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर और साथ में जन सुराज नेतृत्व के इंटायर टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि मुझे उन लोगों ने इस ढाका विधानसभा की उम्मीदवारी के लिए मुझे चुना और मुझे यह सम्मान मिला। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। और साथ में मैं इस जनता का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने विगत कई महीनों से हमारे साथ क्षेत्र भ्रमण में उनका सहयोग मिला है। और ये मैं समझता हूँ, ये टिकट, ये उम्मीदवारी की घोषणा ये मेरा नहीं है, बल्कि उन तमाम कार्यकर्ता का है, उन तमाम जनता का है जिन्होंने मेरे ऊपर एक विश्वास बनाया। तो मैं ये डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि अपनी टिकट हम अपनी जनता को डेडिकेट करना चाहूँगा। और ये जो भी बदलाव होंगे, जन सुराज का कहना है कि जो भी परिवर्तन की राजनीति होती है, बिहार में व्यवस्था बदलती है और जन सुराज की सरकार आती है, तो ये सारा श्रेय यहाँ की जनता को जाता है। जी, जिस प्रकार से जन सुराज ने आपके ऊपर भरोसा जताया है और साथ ही ढाका विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में चुना है, तो ढाका के लिए क्या कुछ बदलाव कर पाएंगे अगर आप आते हैं चुनाव में? अगर जनता भरोसा जताती है, अभी तो पार्टी भरोसा जताई है, अगर जनता भरोसा जताती है तो क्या? बिल्कुल, जनता के पास हम जा रहे हैं। अपनी स्ट्रेटजी, हमारी जो हमारे जन सुराज का जो स्टेट लेवल की जो फंडामेंटल्स है, जैसे हमारी जन सुराज बातें करती है शिक्षा की, बातें करती है स्वास्थ्य संबंधी, बातें करती है पलायन रोकने की, बातें होती है किसानों को सशक्त और करने की, बातें होती है महिलाओं को स्वरोजगार और उनको एक राशि मुहैया कर करके उनको सशक्त बनाने की बातें होती है। तो वही एजेंडा तो सारे बिहार में है। लेकिन जहाँ तक मेरा 21 ढाका विधानसभा की बात है, ये तो समस्या यहाँ भी है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे जिस तरह का भ्रष्टाचार है, सारे ऑफिसेज में आप किसी भी कार्यालय में चले जाइए, अंचल कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय, आप कोई भी विभाग चले जाइए, रजिस्ट्री ऑफिस, लॉ एंड ऑर्डर कंडीशंस, थाना, जो भी किसी भी जो गवर्नमेंट फील्ड्स हैं, जितने भी सारे में चले जाइए, भ्रष्टाचार भरा हुआ है। और मैं तो कहता हूँ, नेताओं का कमीशन, अफसरों का शोषण, दलालों का भरण पोषण तो चरम सीमा पे है ही। तो लोग, यहाँ की जनता समझ रही है। हाँ, लोग यहाँ की अच्छे जनप्रतिनिधि के अभाव में मुझे लग रहा था कि यहाँ की जनता ठगा सा अपने आप को महसूस कर रहे थे। तो लोग समझ गए हैं। लोग इन जाति पाति से ऊपर उठ करके, ये अगली पिछड़ी की से ऊपर उठ करके, धर्म की का माहौल से ऊपर उठ करके, देखिए ढाका विधानसभा में होता क्या है, यह बिहार का सबसे, बोलते हैं लोग, हॉट सीट है, बहुत चर्चित है। क्यों? यहाँ लास्ट मोमेंट में लोग धर्म के नाम पे वोट्स को पोलराइज करने की भरपूर कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम का नारा लगा करके इसको पोलराइज कर दे धर्म के नाम पे। हाँ बिल्कुल, तो लोग अब समझ रही हैं, अब धर्म के नाम पे लोग विभाजित नहीं होंगे। अब जन सुराज का कहना है कि आपने जो चीज़ खोजा सब चीज़ मिला। आपने रोड मांगी, बिजली मांगी, सड़क मांगी, हाँ 5 किलो अनाज मांगा, सब चीज़ मिला। लेकिन अब आपको अपने बच्चों के लिए वोट देना है, शिक्षा और रोजगार के लिए वोट देना है। जैसे कि सोशल मीडिया पर काफ़ी तेजी से वायरल, जैसे ही जन सुराज की पहली की स्थाई, उसके बाद सोशल मीडिया में बहुत सारे जन सुराज के कार्यकर्ता, जो समर्पित कार्यकर्ता खुद को बताते थे, अभी सोशल मीडिया पर आकर के रो रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि जन सुराज ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। तो क्या लग रहा है ढाका विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से आपको जनप्रतिनिधि के लिए तैयार किया गया है, तो यहाँ भी ऐसा जन सुराज के कार्यकर्ताओं में ऐसा कोई अफसोस आपको लेकर, या फिर ऐसा कुछ? जन सुराज एक विश्वास के साथ जुड़ना, जो भी जन सुराजी हैं, जो जुड़े हैं, उन्हें इन सब चीज़ों से ज़्यादा मतलब नहीं है। मेरा तो संगठन इतनी मजबूत है कि यहाँ पे जितने भी जन सुराज के जितने भी संगठन के लोग हैं, सारे खुश हैं। यहाँ से जिन्होंने उम्मीदवारी भी अपनी दी थी, जिनको नहीं मिला, वो भी मेरे साथ है, बिल्कुल। और सब लोग, हम लोग साथ आगे चलेंगे और डेफिनेटली कुछ ना कुछ बदला। हमारे लड़ाई में कोई नहीं है सामने, हमारे लड़ाई में
हम दोनों राजद के भी लोग और बीजेपी के लोग कभी राजद से जाएं तो फिर बीजेपी में आए, जो बीजेपी से के एजेंडा को नहीं सेटिस्फाई हो पाया तो वो राजद में जाए। तो बेसिकली लोग विकल्प ढूंढ रहे थे, मैं तो एक अच्छा विकल्प के रूप में आया हूँ और मैं लोगों को ये कह रहा हूँ कि मैं एकदम निष्ठा से और ईमानदारी से राजनीति करूँगा और सब लोगों के विश्वास पे खड़ा उतरूँगा। जैसे कि ढाका विधानसभा क्षेत्र को जो है हॉट सीट माना जाता है और यहाँ अखिलेश समाज की एक बड़ी महत्वपूर्ण वोट बैंक है, तो अखिलेश समाज को जनसुराज और जैसा कि कहा जाता है कि अखिलेश समाज राजद के साथ हमेशा से खड़ी उतरती आ रही है, अब तक भरोसा जताती आ रही है, तो जनसुराज पे कैसे भरोसा कर पाएगी? कौन समाज? अखिलेश समाज। अच्छा, मुस्लिम समाज। तो जनसुराज पे और एलवी प्रसाद पे कैसे? नहीं, इन दोनों लोगों ने पिछले विगत सालों से लोगों को भ्रमित कर रखा है। वही तो मैं कह रहा था, धर्म के नाम पे भ्रमित कर रखा है, डिफरेंट तरह की समीकरण बनी है। वही मैं कहता रहा हूँ, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, अगली पिछली के नाम पे ये लोग वोट की राजनीति करते हैं। लेकिन लोग को मैं यही आह्वान कर रहा हूँ कि आप ऊपर उठिए, इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए। एक मात्र यही मुद्दा है, विकास और भ्रष्टाचार, ये दो काम होगा, जनता की सरकार बनेगी। जनता के बीच अब कोई भी फैसला एसी रूम में बैठ के नहीं लिया जाएगा। ग्राम पंचायत से लेकर के सदन तक, जो लेजिस्लेटिव असेंबली तक, कोई भी फैसला जनता के बीच, जनता के द्वारा और सबकी सहमति से ली जाएगी। सबों का कल्याण होगा, हमारे बिहार का विकास होगा। जैसा कि शंखनाद तो हो चुका है, तो जीत के बाद पहला काम क्या होगा अगर डॉक्टर एलवी प्रसाद आते हैं? जीत के बाद क्या होगा? हमारे क्षेत्र में जो हिंदू मुस्लिम हैं, सबों में सामाजिक सौहार्द बनेगी, एक अच्छा माहौल बनेगा, कल्चर डेवलप होगा। पहला काम तो हमारा जो स्टेट एजेंडा है, हमारे जो फंडामेंटल्स है जनसुराज, जैसे कि पलायन को रोकना, हम सारे रोड मैप तैयार कर रखे हैं हमारे नेता प्रशांत किशोर ने। पलायन को कैसे रोकना है, कैसे फैकल्टी अलग से खुलेगी, कैसे उस चीज़ को डील किया जाएगा, कैसे घर घर की काउंसलिंग होगी, और जो लोग पलायन किए हुए सबका इनलिस्टमेंट होगा, उसको कैसे स्वरोजगार की उसको कर करके उसको पलायन से उसको रोका जाएगा। अब तो छठ दीपावली में आ रहे हैं, अगर जनसुराज की व्यवस्था कमिंग मतलब कब तक हो जाएगी? 14 नवंबर के बाद हमको लगता है कि जनसुराज की अगर व्यवस्था बिहार में बदलेगी, अगर आती है तो काम उसी समय से शुरुआत हो। माननीय विधायक जी पवन जायसवाल जी दावा करते हैं कि 1,25,000 से हमारी इस बार जीत होगी। अगर सबसे कमजोर स्थिति में ढाका विधानसभा क्षेत्र में अगर कोई उम्मीदवार है तो उसी का नाम है भारतीय जनता पार्टी का पवन जायसवाल। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधी है पूरे बिहार में। हम सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ हैं। हम गांधीवादी सिद्धांत के साथ इस चुनावी जंग में आ रहे हैं, जिसमें राम मनोहर लोहिया का आदर्श छुपा हुआ है, जिसमें लोकनायक जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति का प्रभाव छुपा हुआ है, जिसमें जननायक कर्पूरी ठाकुर का कृतित्व और व्यक्तित्व छुपा हुआ है, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संदेश छुपा हुआ है। इसी का नाम जनसुराज है। ये अपील है। ठाकुर जी, चुनावी दाव तेजस्वी यादव ने ठोक दिया है। चुनाव से पहले एक परिवार को सरकारी नौकरी देने का वादा किया और कह रहे हैं कि अब तक के रोजगार का सबसे बड़ा पुनर्निवास करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान, तुम क्वेश्चन करना, मैं जवाब दूंगा। जिस बिहार में नीति आयोग की रिपोर्ट है कि भारत का सबसे पिछड़ा, सबसे गरीब, सबसे अशिक्षित और सबसे बेरोजगारी वाला तथा सबसे ज्यादा पलायन करने वाला प्रदेश बिहार बना हुआ है। 2023 में जो माननीय नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री थे, माननीय नीतीश बाबू जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने जो जातिगत सर्वेक्षण कराया उसमें 4% अकलियत के भाई 78 वर्षों के आज़ादी में 12वीं की शिक्षा पाए हुए हैं। 3% हमारे दलित परिवार के भाई 78 वर्षों की अवधि में 12वीं परीक्षा पास कर पाए, और 5% अति पिछड़ा। जिस सरकारों ने अति पिछड़ा को और अकलियत की हिमायती की बात बार बार करी, वो समाज मात्र 5% ही 12वीं की परीक्षा पास कर पाया। ये दुर्दशा तक बिहार को किसने पहुंचाया? इन्हीं भ्रष्टाचारी राजनेताओं ने। कभी राजद ने लूटा, कभी भाजपा और जदयू ने मिलकर लूटा। तो उस समय तेजस्वी यादव क्या कर रहे थे जब डिप्टी सीएम थे? उन्होंने क्यों नहीं नौकरियां देने की बात करी? ये 5 लाख जो चिल्लाते हैं वही झूठ बोलते हैं। 17 महीनों का कार्यकाल का वो ये करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि हमने 17 महीनों का जो कार्यकाल मिला, हमने हद तक नौकरियां बांटी है, कैंप लगा करके नौकरियां पूरी तरह झूठ है। आप सर्च करिए, गूगल पर जाइए और देखिए कि बिहार में उस जब दरमियान किसको नौकरी मिली है। जो हमारे पहले से पंचायत शिक्षक थे, प्रखंड शिक्षक थे, उन लोगों ने अपना सर्विस सुधारने के लिए बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा पास करी है। 50% ऐसे ही लोग हैं जो पहले से रोजगार पा रहे थे, वो नए सिरे से अपने मेरिट के बल पर रोजगार लिए, और 50%